तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक बचा था, मैंने आपको पहले बताया, एसी जनरेटर, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, एसी करंट वाले चैप्टर में। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 6.4 और 6.5 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.4 क्या है, 6.5 क्या है, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 6.4, इसको पढ़ते हैं। फिगर 6.7 शोज प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। हमारे पास यहाँ पे फिगर दे रखा है, कुछ यहाँ पे डिफरेंट शेप के कुछ लूप दे रखे हैं। मूविंग आउट और मूविंग इनटू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लूप है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रही है, ये वाला लूप इनसाइड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर कर रहा है, ये वाला लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, और सेम ये वाला लूप भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर को जा रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, दोबारा से पढ़ते हैं। फिगर 6 शोज द प्लेनर लूप्स ऑफ अ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट और into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of loop away from the reader। देखो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अवे फ्रॉम द रीडर है, हम पढ़ रहे हैं यानी कि हमसे दूर है, और क्या नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप है, यानी कि ये इनटू द प्लेन ऑफ लूप है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ लूप है, मतलब इस पेज के जो तुमको प्लेन दिख रहा है इसके नीचे की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस वाले पेज के जो भी पेज यहाँ पे रखा हुआ है ये बुक का, इसके परपेंडिकुलर है, और इसके इनसाइड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन तुम्हें दे रखा है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। तुम्हें क्या करना है, लेंज के लॉ को अप्लाई करना है, और यहाँ पे इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हमारे पास जो पहला वाला फिगर है, फर्स्ट फिगर को देखते हैं। यहाँ पे देखो जो ये हमारे पास लूप है, रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ को एंटर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ को एंटर करेगा तो बताना है इसमें जो करंट है, जो इंड्यूस करंट है, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ता चला जाएगा, कि ये जो भी रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर को बाहर को जा रहे हैं, तो बाहर को जाने में क्या होगा, बाहर को जाने में इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन फिगर है हमारे पास। पहले फिगर में रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर कर रहा है। बाकी जो दो हमारे पास सरफेस है, इसमें जो हमारे पास ये दोनों लूप जो है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर को जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर की बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर कर रहा है। देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर करेगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा धीरे धीरे, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अब बताना है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, और जैसा यहाँ पे गिवन फिगर में दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है ना, ये चीजें ध्यान रखनी, जो चीजें बोल रहा हूँ मैं। देखो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए इसका आंसर हम देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इवन, क्योंकि फर्स्ट वाले फिगर में अंदर को एंटर कर रहा है, तो इसमें इससे रिलेटेड एबीसीडी जो भी हमारे पास लूप है ये एबीसीडी, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी इंक्रीज होगा इस केस में, तो आपको याद रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। आप इस रेक्टेंगुलर लूप का आप एंटी क्लॉकवाइज करंट लगा लो, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे होगी, देखो बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ए से लेके बी। तो आप खुद से सोचो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मीनिंग तो आप अच्छे जानते हैं, क्लॉक की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इस वाले एग्जांपल में जो हमारे पे एग्जांपल दे रखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होना चाहिए। अगर उसने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तब जो है यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के साथ साथ पहले वाले फिगर में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैंने समझा दिया, क्योंकि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है ये अंदर को एंटर कर रहा है, तो इस केस में इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। ठीक, अगर इसकी जगह ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होता तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता वो क्लॉकवाइज होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इसलिए यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इस वाले फिगर में हो जाएगा। बाकी जो दो फिगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इन दो फिगर में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर को जा रहे हैं, है ना, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को मूवमेंट कर रहे हैं, तो मतलब इन दोनों लूप में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगा। तो जो एग्जांपल यहाँ पे उस एग्जांपल में बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी समझाया। तो इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप, पहले वाले जो हमारा फिगर है पहले वाले फिगर की बात कर रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, ये अंदर को एंटर कर रहा है तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप इनटू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को एंटर कर रहा है, इसलिए इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। द इंड्यूस करंट मस्ट फ्लो अलोंग द पाथ बी सी डी ए बी, देख लो बी सी डी ए बी, इस वाले पाथ में क्या होगा, ऐसे करके इसमें करंट फ्लो होगी और ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, सो दैट इट अपोजेस द इंक्रीजिंग फ्लक्स। देखो सीधी सी बात है, लेंज का लॉ जो हमने पढ़ा था, लेंज के लॉ में क्या था, लेंज का लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर जो हमारे पास करंट इंड्यूस यहाँ पे सर्किट में हुआ वो उसी चीज का अपोज करेगा जिससे वो जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है वो किस चीज का अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसका वो अपोज कर रहा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट फ्लो हो जाए। ठीक होगी बात। दूसरे वाले में क्या है, देखो दूसरे वाले फिगर में पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द आउटवर्ड मोशन, इसमें आउटवर्ड मोशन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ट्रायंगल लूप एबीसी डिक्रीजेस। तो क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को मूवमेंट कर रहा है। हेंस द जो हमारे पास इंड्यूस करंट है वो कहां से कहां को फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, देखो बी ए सी बी, तो देख लो बी ए सी बी मतलब ऐसे करके करंट जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई इस वाले में। ठीक, तो दूसरे वाले फिगर का आंसर भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ लूप यहाँ पे है, इसलिए इसके आंसर इस तरीके से देंगे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो क्लॉकवाइज यहाँ पे इंड्यूस करंट देखने को आपको मिलेगी। ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, देखो इस फिगर में भी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, इनके आंसर ज्यादा नहीं देने, वन वर्ड आंसर आएंगे इनके, है ना, एक नंबर के क्वेश्चन है। तो जैसे ही देखो ये वाला जो आपके पास लूप है, ये रेगुलर शेप का जो लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा बोल सकते हो आप ए बी सी डी ए, देखो ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें भी करंट देखने को मिलेगी। तो आपके पास जो पहला वाला रेक्टेंगुलर लूप है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बाकी इन दोनों फिगर में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा तो यहाँ पे तीनों में जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा और इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिलहाल आपको इस एग्जांपल को समझ के जैसा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है तो उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देने। तो पहले वाले में जो इंड्यूस करंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों में जो इंड्यूस करंट होगा वो क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप अच्छे समझते हैं तो आपको उसको केवल समझाना है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसमें पाथ बताना है कौन से पाथ में करंट जा रही है। तो बी सी डी ए बी ऐसा लिखा है, देखो उसने बी सी डी ए बी, तो यही चीज आपको लिखनी है। और सेम दूसरे वाले में देखेंगे आप ट्रायंगुलर लूप में बी ए सी बी, तो बी ए सी बी यानी कि क्लॉकवाइज करंट। ठीक, आप लास्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे, देखो आपको इतना अच्छा सा इसका बड़ा सा इतना एक्सप्रेशन नहीं देना है, इतना बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे सिंपल इतना लिखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज therefore the induced current will be in the anti clockwise direction। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, therefore the induced current will be in the clockwise direction। ऐसे ही इसमें भी आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पाथ बन जाएगा, देखो यहाँ पे भी पाथ देख लो, यहाँ पे लिखा होगा इसने कहीं ना कहीं, ये लिखा है सी डी ए बी सी, तो इस चीज को देख लो सी डी ए बी सी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे इंड्यूस करंट देखने को आपको फिर से मिल जाएगी। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 6.4, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस एग्जांपल को अच्छे समझना है। तो जो भी मैंने आपको समझाया चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जो है एग्जांपल नंबर 6.5। एग्जांपल 6.5 को देख लेते हैं। अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक क्लोज लूप है जिसको वाले मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, स्टेशनरी रखा हुआ है, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स। देखो हमारे पास क्लोज लूप है जिसको हमने स्टेशनरी रखा हुआ है इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लोज लूप क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड में ही, लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि उसने बोला है क्लोज लूप क्या है, स्टेशनरी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। क्या बोला, अगर हम वहां पे जो मैग्नेट लगा रखे हैं, दो पोल, देखो दो पोल है हमारे पास मैग्नेट के, और उसके बीच में एक क्या रखा है हमारे पास, कॉइल रखी हुई है। आप चाहे तो उसका फिगर से भी समझ सकते हैं, देखो इसका फिगर बनाते हैं पहले, क्या है ये, तो वो ऐसा बोल रहा है, देखो हमारे पास दो पोल है, एक मान लो इस तरीके से नॉर्थ पोल हो गया और इस तरीके से एक क्या हो गया यहाँ पे साउथ पोल हो गया, इसके बीच में कॉइल रखी है। अब वो कॉइल कैसी हो सकती है, शायद वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो ना, तो कैसे भी आप इसका फिगर बना लो, ए बी सी डी, बोले एक कॉइल है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखी हुई है, यानी कि स्टेशनरी रखी हुई है, ये मूवमेंट नहीं कर रही है, कॉइल का क्या कोई भी मूवमेंट इन मैग्नेट के बीच में नहीं है, तो मैग्नेट के बीच में यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब बताना है कि इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगी कि नहीं, तो सीधी सी बात है, जब ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा है तो इसमें करंट जनरेट होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप लिखेंगे बिकॉज द क्या लिखेंगे, बिकॉज द कॉइल इज नॉट मूविंग हियर, देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग विद द, है ना, तो विद द सरफेस, हेंस इंड्यूस करंट विल नॉट प्रोड्यूस इन द लूप। तो पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है उसका आंसर आप किस तरीके से देंगे, देखो आपको लिखना है नो
क्योंकि उसने पूछा कि इंड्यूस करंट इसमें जनरेट होगी कि नहीं होगी, आप लिखोगे नो। क्यों? बिकॉज कॉयल इज स्टेशनरी या फिर लूप इज स्टेशनरी। कॉयल क्या है? स्टेशनरी है, रुकी हुई है। कॉयल क्या है? स्टेशनरी है, रुकी हुई है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, लिंक्ड विद कॉयल या फिर सरफेस लूप, जो भी आप बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉयल डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉयल से रिलेटेड चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट चेंजेस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ये जो कॉयल है इसमें इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। देयरफॉर लिखेंगे, या ये लिखा है हमने नो, यानी कि नो करंट विल बी जनरेट, ऐसे लिख दोगे। लास्ट में ऐसे भी लिख दो देयरफॉर, देयरफॉर इंड्यूस करंट विल बी नॉट जनरेटेड। इंड्यूस्ड करंट कैसे लिखेंगे? इंड्यूस करंट विल बी नॉट जनरेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूस करंट जनरेट होगी ही नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके का था। इस तरीके से आपको इसका आंसर भी देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? देखो, उसने बोला था कि हमारे पास एक लूप है, उस लूप को क्या करना है? दो मैग्नेट के पोल के बीच में रखना है, और उस जो लूप है ना वो स्टेशनरी होना चाहिए, यानी कि मूवमेंट करता हुआ नहीं होना चाहिए। तो जब लूप मूवमेंट ही नहीं करेगा तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होने का कोई मतलब ही नहीं है। यही तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में था। फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा उसमें क्या था? उसमें सिंपल इतना ही था कि जब किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होती है, जिसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम दिया था। और अगर कॉइल क्लोज है तो उस कॉइल में करंट भी फ्लो होने लग जाती है, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। तो यहाँ पे तो इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, कोई भी करंट इस कॉइल में जनरेट होने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी करंट इस कॉइल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का आपको इसका आंसर देना है। अब हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन। अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। उसने क्या बोला? अगर इस क्लोज लूप को मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर, एक हमारे पास कैपेसिटर दे रखा, उस कैपेसिटर के बीच में, अभी तक तो जो था ये लूप जो था हमारे पास वो मैग्नेट के पोल के बीच में लाके रखा था। अब ये जो लूप है ना आपके पास, एक कैपेसिटर के बीच में लाके रख दिया, यानी कि कैपेसिटर की दो प्लेट होती है उनके बीच में लाके रख दिया। इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, बोला क्या इस लूप में करंट फ्लो होगी व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। क्या बोला? क्या इस सर्किट में, इस लूप में, जिस लूप को हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दिया है, देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे बता रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म ना दे यहाँ पे, सिंपल सिंपल ऐसा बोल दे, क्या कहते हैं, क्लोज लूप को हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दिया, तो आपको यही समझना पड़ेगा उस चीज से भी, क्या कहते हैं, अगर कैपेसिटर की प्लेट है तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले ए वाले ऑप्शन में क्या देखा था कि हमने मैग्नेट के दो पोल लिए थे, मैग्नेट के दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसी तरीके से कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब बोल रहा है क्या इस लूप में, जो लूप हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा है, क्या उसमें करंट इंड्यूस होगी? कब? सबसे पहले जब वो लूप क्या है, होली यानी कि कंप्लीटली उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। एंड दूसरा क्या लिखा है? व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और दूसरा बोला है जब ये क्या है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच से थोड़ा सा मतलब पार्शियली बाहर है। तो इस चीज को बताना है यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। पर हमारे पास जो बी नंबर का ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके का है। देखो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट बना लो, तो सिंपल सी दो प्लेट बनाते हैं कैपेसिटर की, है ना। तो ये देखो आपको पता है इसे प्लस चार्ज होता है इस तरीके से, और सेकंड वाली जो प्लेट होती है उसमें माइनस चार्ज होता है इस तरीके से। अब इसके बीच में लाके आपने कोई लूप रख दिया, चाहे रेक्टेंगुलर लूप रखो चाहे सर्कुलर लूप रखो, आपको केवल एक एग्जांपल समझना है ना। तो जब आप इस लूप को इसके बीच में लाके रखेंगे तो देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बना देता हूँ आपके लिए मैं कैपेसिटर की। इस तरीके से कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, बीच में पैरेलल और थोड़ा ऊपर नीचे हल्का सा ऐसे कर्व तरीके से मुड़ी भी होती है। अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ना हो, देखो हमने क्या पढ़ा था, करंट इंड्यूस कब होगी, हमें अच्छे से पता है। करंट इंड्यूस्ड ओनली, हम लिखेंगे करंट इंड्यूस्ड विल इंड्यूस्ड, करंट विल इंड्यूस्ड ओनली कब इंड्यूस होगी? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस कंटिन्यूअसली, चेंजेस कंटिन्यूअसली। लेकिन यहां पे जो है, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ना हो उससे हमें क्या लेन देना, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट तो तभी इंड्यूस होती है जब क्या कहते हैं, लूप क्या होता है, लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी, यहाँ पे तो सारी उसने बात ही उल्टी कर दी, कहानी खत्म कर दी। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ पे ऐसे लिखोगे, सिंस इन दिस एग्जांपल, ऐसे लिख दो, इन दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल, या फिर इन दिस क्वेश्चन जो भी आपके पास है ये, इन दिस एग्जांपल
द लूप इज प्लेस्ड, द लूप इज प्लेस्ड, थोड़ा सा आंसर भी देना ना, आपको लिखना भी है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा वहां पे। द लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चाहे कुछ भी हो, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर करंट विल नॉट इंड्यूस, देयरफॉर करंट विल नॉट इंड्यूस बिकॉज करंट विल नॉट इंड्यूस बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो उस लूप में करंट भी जनरेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो बात ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कर दी, यहाँ पे तो कहानी पूरी खराब कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिया है बीच में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेट पढ़ रहे हैं, मैग्नेट वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बीच में लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। आपको अच्छे से पता है फैराडे ने क्या बोला था कि किसी लूप से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ही क्या होगी, पहले ईएमएफ जनरेट होगी फिर करंट जनरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो बात ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कर दी है, तो सीधा सीधा आप लिखोगे करंट विल इंड्यूस्ड ओनली, करंट केवल तभी जनरेट होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस कंटीन्यूअसली। और इन दिस एग्जांपल लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देयरफॉर करंट विल नॉट प्रोड्यूस हियर, करंट विल नॉट इंड्यूस्ड हियर। तो ये ऑप्शन नंबर बी था, इस तरीके का इसका आंसर आपको देना है। अब हमारे पास सी वाला ऑप्शन देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, बोल रहा है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाहर को जा रहे हैं, दोनों के दोनों है, टू अ फील्ड रीजन फ्रॉम अ कांस्टेंट वेलोसिटी बी। और भी बोल रहा है कि जो ये दोनों के दोनों जो हमारे पास ये सर्कुलर लूप और रेक्टेंगुलर लूप है, इनको ये क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहे हैं, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन। बताना है इन दोनों लूप से रिलेटेड, इन दोनों लूप में से किस लूप में जनरेट होने वाला ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और किस लूप में वो वेरी करेगा। तो इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, एक पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगा, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना पे जरूरी है। जितने भी डेरिवेशन करी है उन सब में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है, तो आप भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात करेंगे। एक रेक्टेंगुलर लूप है, देखो ये रेक्टेंगुलर लूप क्या कर रहा है, बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक। और दूसरा एक सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप को बना नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे, केवल क्या है रेक्टेंगुलर लूप को समझा रहा हूं आपको। देखो जब ये रेक्टेंगुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा ना, तो कैसे बाहर आएगा, तो पहले तो देखो इसका छोटा सा पार्ट बाहर आएगा। जब यहाँ से बाहर आएगा तो क्या आएगा, देखो पहले तो इसका छोटा सा पार्ट बाहर आएगा, एक फिगर दोबारा बनाता हूं मैं इस लूप का। देखो पहले इतना सा पार्ट बाहर आएगा ना, फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, जैसे ये लूप इतना पार्ट और बाहर आ जाएगा इसका, ठीक इतना पार्ट और बाहर आ जाएगा, ठीक इतना पार्ट और, फिर धीरे धीरे करके मतलब होगा क्या, रेक्टेंगुलर लूप में बराबर पार्ट बाहर आते रहेंगे। बराबर पार्ट बाहर आने का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, जैसे ये लूप बाहर आएगा ना तो कैसे कैसे आएगा, ऐसे रीजन में आएगा। पहले इतना सा पार्ट बाहर आ गया मान लो इसका ना एट एन इंस्टेंट, फिर इतना पार्ट और बाहर आ जाएगा, फिर इतना पार्ट और बाहर आ जाएगा। अब हम जरा सर्कुलर वाले को देखते हैं। सर्कुलर वाले को जब सर्कुलर लूप बाहर आएगी तो सर्कुलर लूप तो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से पहले उसका इतना पार्ट बाहर आएगा, फिर उसका इतना पार्ट बाहर आएगा, फिर उसका इतना पार्ट बाहर आएगा, फिर उसका इतना पार्ट बाहर आएगा। देखो इस तरीके से देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे बराबर एरिया यानी कि एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो बराबर एरिया यानी कि कांस्टेंट एरिया बाहर आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे क्या देखो, पहले इतना एरिया बाहर आएगा, यहाँ पे कम है एरिया, फिर एरिया बढ़ गया, फिर एरिया और बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है और यहाँ पे एरिया क्या है, कांस्टेंट। अब एरिया कांस्टेंट है तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला जरा मैं आपको याद दिलाता हूँ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, डी फाई बी अपॉन डी टी, है ना। माइनस के साथ एन भी होता है, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है, लेकिन उसको नहीं लिख रहा हूं मैं भी, सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। तो माइनस डी वाई डी टी ऑफ फाई। अब फाई बी क्या होता है, देखो फाई अब अच्छे से जाते हैं, बी इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा डी बाई डी टी ऑफ ए। अब देखो अगर एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा, यानी कि डी ए बाई डी टी अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी चेंज होगा। और अगर डी ए बाई डी टी ही कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, डी ए बाई डी टी ही कांस्टेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट वाली होने वाली भी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी। ये तो आपको इस फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें बी बाहर ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए भी उतना ही है और सर्कुलर कॉइल के लिए भी उतना ही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करेंगे, यहां से जैसे हमने फाई बी का फॉर्मूला लगाया मैग्नेटिक फ्लक्स का बी इंटू ए, तो बी बाहर ले लिया मैग्नेटिक फील्ड और बचा क्या केवल अंदर एरिया। और एरिया यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी बाई डी टी ऑफ एरिया इस तरीके से लिख दिया, यानी कि ये क्या है, देखो डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो यहाँ पे देखो इन दोनों केस में, दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई, इसमें क्या है, देखो बराबर एरिया बाहर आएगा हर बार, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एरिया जो है जब ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगी तो एरिया जो होगा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट, सीधी सी बात है, यही तो कांस्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डी ए बाई डी टी क्या हो रहा है, वेरिएबल है। यहाँ पे आप लिख देंगे डी ए बाई डी टी क्या है, वेरिएबल है, और डी ए बाई डी टी वेरिएबल हो जाएगा तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, अपने आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, एरिया कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। तो ये वाले एग्जांपल में रेक्टेंगुलर लूप वाले में आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यही क्वेश्चन था आपको, और ऐसे ही आपको इसको समझना है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो आपको इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझना है। ठीक हो गई बात। तो ऑप्शन नंबर सी भी हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फिगर 6.9। तो देखो यहाँ पे 6.9 आपको दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल देखो इसका अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे साउथ पोल अंदर की तरफ को इसका मूवमेंट कर रहा है। तो देखो दोनों में से कोई भी एक पोल को देख के आप समझ लो, दोनों में से कोई भी एक पोल की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना बात। तो हम साउथ पोल से रिलेटेड यहाँ पे समझ, साउथ पोल को एग्जाम्पल मान के कंसिडर करके हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कैसे ये होगा। ठीक, तो हमारे पास देखो इस तरीके से हमारे पास ये लूप है ना, इस तरीके से लूप है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ऐसा ही है समझ लो है ना। और यहाँ पे जो है साउथ पोल, हम साउथ पोल को लेके चल लो, दोनों में से किसी भी एक पोल को लेके चल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साउथ पोल को जरा अंदर की तरफ को इस तरीके से मूवमेंट कराते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो साउथ पोल अंदर की तरफ को मूवमेंट कर रहा है, तो साउथ पोल जब अंदर की तरफ को मूवमेंट करेगा, हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ये वाला जो लूप है ना, तो लूप भी क्या होगा, साउथ पोल की तरह मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दोनों साउथ पोल बन गए अभी के अभी। और जब ऐसा होता है ना, तो जो आपके पास करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में बहती है। देख लो करंट कौन सी डायरेक्शन में आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको बिल्कुल ये बिल्कुल याद रखना है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में ऐसा था, जब देखो साउथ पोल अंदर को मूवमेंट करेगा ना कॉइल के साथ, तो जो कॉइल में जो करंट है ना वो क्लॉकवाइज आपको देखने को अपने आप मिल जाएगी। ये तो क्या है, सिंपल सा इसकी बात है। अगर देखो इसके अपोजिट अगर आप नॉर्थ पोल की बात करते हैं ना, देखो अगर आप नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं, मान लो इस कॉइल की तरफ को आप इस कॉइल की तरफ को आप क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं इसी कॉइल की तरफ को। तो नॉर्थ पोल को अगर इस कॉइल की तरफ को लेके आएंगे, ये भी नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। अब जो है ना, अब इस कॉइल में जो है वो करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी पूरी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखो अभी तो यहाँ नॉर्थ पोल इस तरफ से लाए ना, अभी नॉर्थ पोल इस तरफ से लाएंगे ना, जब ऐसे करके है ना, नॉर्थ पोल इस तरफ से लाएंगे तब जाके इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो करंट इसमें ऐसी ही देखने को आपको मिलेगी। तो इस केस में भी यही है, इस केस में भी यही है। दोनों केस में देख लो आप अच्छे से क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलेगी। नॉर्थ पोल को इस तरफ से लाए इसलिए इसमें क्लॉकवाइज करंट देखने को आपको मिल गई। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे हम साउथ पोल को लाए तो साउथ पोल को लाएंगे, इसमें इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है का क्या मतलब, देखो आप इस एग्जांपल को समझो ध्यान से। करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है का क्या मतलब, देखो यहाँ पे एक बैटरी लगा दो। अब मान लो ये कॉइल है, अब मैं इस कॉइल को अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो छोड़ दो अलग से। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़नी है। तो देखो यहाँ पे कट तो मारा नहीं मैंने, कट मार लेते हैं। बैटरी इस तरीके से जुड़ेगी ना, तो तभी तो करंट ऐसे जाएगी। जब बैटरी ऐसे जुड़ेगी तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और ऐसे निकल जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक, मेरी बात समझ रहे मैंने क्या बोला, करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे बैटरी जुड़ी होती तो बैटरी जुड़ी होती तो ऐसी करंट जाती ना, ऐसी जुड़ी होती बैटरी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को ऐसे करंट जाती है, इंड्यूस करंट। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पहला प्लेट कैपेसिटर है, इससे ये वाली प्लेट जुड़ी है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये वाली प्लेट जुड़ गई पहला प्लेट कैपेसिटर की, ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जौन सी प्लेट जुड़ी ना कैपेसिटर की, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ए प्लेट यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगी और बी प्लेट आपकी यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होगी। यही आपको यहाँ पे आंसर लिख के उसे देना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है उसे सिंपल यही आंसर देना है कि ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव हियर। वो केवल करंट के डायरेक्शन से ही आप समझ सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6.4 था, 6.5 था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, केवल समझने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को इन एग्जाम्पल से मिल जाएंगे। कंप्लीट एग्जांपल तो पेपर में नहीं आता है, कोई एक यहाँ पे से कोई सा भी एक फिगर दे देगा, उससे रिलेटेड आपको क्या करेगा, क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा। ठीक होगी बात। तो एग्जांपल नंबर 6.4, 6.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 फिजिक्स में आपको समझा चुका हूं। तो आपको ये समझ में आए हो, अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।